गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने पढ़ा था डाइपोल के बारे में। हमने डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पढ़ लिया था और हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर हमने एक्सियल, नॉन एक्सियल और वेरियस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, निरक्षीय, विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले टॉर्क ऑन डाइपोल यानी कि बलाघूर्ण, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भैया, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्क ऑन डाइपोल, वर्क ऑन डाइपोल। तो ये हम टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आरबीएससी बोर्ड का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड का भी आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो आरबीएससी बोर्ड का तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है भैया। बहुत सिंपल टॉपिक है। टॉर्क ऑन डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं टॉर्क समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि मान लो ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए टॉर्क के लिए? टॉर्क के लिए प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि मोड ऑफ F1 वेक्टर बराबर होना चाहिए मोड ऑफ F2 वेक्टर के, मोड ऑफ F2 वेक्टर के। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए? समान। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए भैया? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसके बाद दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। मतलब F1 वेक्टर जो है वो माइनस F2 वेक्टर के बराबर होना चाहिए। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ठीक है भैया। उसके बाद डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भैया? अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है भाई। दोनों डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पैरेलल। दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ये बहुत तीन कंडीशन है। अगर ये कोई भी दो फोर्स इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी दो बल इन तीनों स्थितियों को अनुग्रहण कर रहे हैं, तीनों स्थितियों का पालन कर रहे हैं, तो उन फोर्सेज को, उन बलों को कहते हैं कपल फोर्सेज। क्या कहते हैं? कपल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कपल फोर्स। मतलब कि भैया बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बल युग्म। बहुत अच्छी बात है, सब समझ में आ गया कि अगर हमें कहीं भी दो फोर्स दिख जाए जिनका मैग्नीट्यूड, परिमाण समान हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसे फोर्स को सर हम कपल फोर्स कह देंगे, बल युग्म कह देंगे। क्या सर इनसे ही टॉर्क निकलता है? हाँ, इन्हीं से टॉर्क निकलता है। कैसे निकलता है टॉर्क? बहुत सिंपल है। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टो से। टो के दो सिंबल हैं, आप ये बनाए चाहे ये बनाए, टॉर्क के ये सिंबल है। अब आप सर कैसे करेंगे आगे? भाई कुछ नहीं करना, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो। किसी भी एक फोर्स का क्या लो? मैग्नीट्यूड लो। मैग्नीट्यूड से मतलब सिर्फ फोर्स का वैल्यू लो, उसकी डायरेक्शन मत लो। बोलो क्लियर है? जैसे मैंने F1 ले लिया, इनटू सर मल्टीप्लाई किससे कर दें? आप मल्टीप्लाई कर दो दूसरे फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। आप कहोगे कि दूसरे फोर्स की परपेंडिकुलर, इस फोर्स को आगे बढ़ाओ। बढ़ा दिया भैया, पैरेलल पैरेलल बढ़ाओ आगे, ये बढ़ गए यहाँ से। अब दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो चाहिए दोनों फोर्स के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी। तो आप इस डिस्टेंस को उस फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। उस फोर्स से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टॉर्क। बोलो टॉर्क समझ में आ गया? टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क की सिचुएशन क्या होनी चाहिए? दो फोर्स होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण समान होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, इनको कहते हैं कपल फोर्स। और इनसे टॉर्क कैसे निकालेंगे? सर किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ मैंने F1 लिया, आप F2 भी ले सकते थे। F2 को आगे बढ़ाया, ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल डाला, ये लंब डाला,
और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिचुएशन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम होता है तो आप चाहे F1 ले ले चाहे F2 ले ले, कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, दोनों का परिमाण तो समान ही होता है। अगर एक F1 2 न्यूटन है तो F2 भी 2 न्यूटन होगा, तो दो को आप चाहे F1 ले चाहे F2 ले, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये सारी कहानी, बोलो क्लियर है। तो अब हमारे इस डाइपोल पर भी टॉर्क लगता है, हमारे डाइपोल पर भी टॉर्क लगता है। कैसे निकालेंगे हम? द्विध्रुव पर भी टॉर्क लगता है, बलागुण लगता है, निकालते हैं, बहुत काम की चीजें। देखिए मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये समरूप विद्युत क्षेत्र था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइन से, ठीक है। मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई वेक्टर कितना था? ई वेक्टर। अब इसमें डाइपोल ऐसे रखा था, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक, और ये एंगल था थीटा, ये एंगल कितना था? थीटा। अब मुझे बताइए कि प्लस के क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लगता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में, अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहीं पर अगर माइनस का चार्ज होता तो फोर्स किधर लगता? अपोजिट डायरेक्शन में लगता। कितना लगता? अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगता? वही लगता QE, वही कितना लगता? QE। तो एक फोर्स लगा इधर QE और एक फोर्स लगा इधर कितना? QE। एक फोर्स इधर लगा QE और एक फोर्स इधर लगा QE। यहां तक चीजें क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं? मुझे बताइए कि क्या दोनों फोर्स, क्या QE और QE दोनों फोर्स पर मैग्नीट्यूड जिनका परिमाण समान है कि नहीं? दोनों QE है सब, ठीक है भाई। उसके बाद क्या दोनों पैरेलल हैं? हाँ सर बिल्कुल, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, पैरेलल है। क्या दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ सर बिल्कुल अपोजिट है। तो इसका मतलब ये कपल फोर्स है। कैसे फोर्स है? कपल फोर्स है। तो क्या मुझे अब यहाँ पर फोर्स निकाला जा सकता है? क्या मुझे टॉर्क निकाल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल टॉर्क निकाल सकते हो। कैसे निकालूंगा? परपेंडिकुलर डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? परपेंडिकुलर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट क्या हो गया मेरा? सी। और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि पैरेलल ही तो है। बोलो क्लियर? ये लाइन और ये जो मैंने नीचे लाइन ली है ये पैरेलल ही तो है। अरे पैरेलल ही तो है भाई। बोलो क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब मुझे बताइए कि दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या 2a होती थी? हाँ सर बिल्कुल 2a होती थी। तो कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। तो सर टॉर्क कैसे निकाल दें? तो सर टॉर्क जैसा आपने बताया वैसा कर देते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं सर। क्या जानते हैं? आपने अभी बताया था कि सर टॉर्क के लिए आप फोर्स ले लो कोई भी और उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। सर दोनों चार्ज के बीच में, दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर ये है। कौन सी है? BC। कौन सी है? BC। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? सर ऐसा करते हैं तो F की वैल्यू भी रख देते हैं, BC की वैल्यू बिल्कुल रख देंगे भैया। F की वैल्यू कितनी है? QE है। F की वैल्यू कितनी है? QE। सो क्या होगा? वो बराबर होगा QE इंटू कितना? BC। सर BC की वैल्यू पता चल जाए मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, BC की वैल्यू पता चल जाए तुम्हारा काम चल जाएगा। कैसे लगाएं भाई? अगर ट्राइंगल से बात करें तो फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? ACB करप्शन ब्यूरो। तो फ्रॉम ट्राइंगल ACB से अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? BC और हाइपोटेनस कितना है? AB। है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? मुझे क्या निकालना है? BC। तो मुझे बताइए BC बराबर कितना होगा? AB sin थीटा होने वाला है कि नहीं होने वाला है? AB की वैल्यू कितनी है? अभी मैंने बताया कितनी होती है? 2a होती है। अरे A से B के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a होती है कि नहीं होती है? तो मुझे बताइए। सो भैया BC इक्वल टू कितना आया? 2a sin थीटा। 2a sin थीटा। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं और इसको इक्वेशन सेकंड कह देता हूं तो मैं कहता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो इक्वल टू लिखा जाएगा QE इंटू 2a sin थीटा। 2a sin थीटा। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था कि कहीं भी गलती से अगर तुम्हें Q इंटू 2a दिख जाए, तुम्हें गलती से भी कहीं Q इंटू 2a दिख जाए भाई उसको तुरंत P लिख दो।
उसको तुरंत क्या लिख दो P। क्या Q है क्या 2A है तो टो को क्या लिखा जाएगा देन तब भैया टो को लिखा जाएगा PE sin थीटा, PE sin थीटा। बहुत मजेदार चीज सर, समझ में आ गया PE sin थीटा। क्या इसकी वेक्टर फॉर्मेट भी लिखी जा सकती है? हाँ सर वेक्टर फॉर्मेट भी लिखी जा सकती है। क्या होगी वेक्टर फॉर्म? अगर मैं इसकी बात करूं तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा भैया टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी, डायरेक्शन भी होगी। याद करो आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? याद करो I क्रॉस J, याद है I क्रॉस J क्या होता था K। क्यों होता था? अगर ये I है और ये J है तो आंसर आता था K। दोनों के ही परपेंडिकुलर, I और J दोनों के परपेंडिकुलर होता था कि नहीं होता था? मतलब जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उनके जस्ट परपेंडिकुलर, उनके जस्ट परपेंडिकुलर। तो यहाँ कौन कौन प्रोडक्ट हो रहा है P और E, तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू दी P वेक्टर एंड E वेक्टर, दोनों के ही परपेंडिकुलर। किस तरह होगी देखो, याद करो अगर ये I कैप था और ये J कैप था तो मैंने निकालने सिखाया था तुम लोगों को कि ऐसे रखो और ये करो ऐसे मल्टीप्लाई। जिधर से शुरू हो रहा है I से किधर जा रहे हैं J पर, तो उंगलियों को उधर ही टर्न करो, उंगलियों को उधर ही टर्न करो। तो I क्रॉस J थंब क्या बताता था? डायरेक्शन बताता था। तो I क्रॉस J थंब क्या बता रहा है? डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की। तो I क्रॉस J तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर है। P वेक्टर किधर था? P वेक्टर इधर था सर, P वेक्टर इधर था। E वेक्टर किधर है? E वेक्टर सब इधर है। तो मुझे बताइए कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? P वेक्टर ऊपर है और E वेक्टर नीचे। कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? P E से। तो क्या होगा P से E की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो थंब किधर बताएगा? अंदर। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है? बोर्ड के अंदर की ओर है, बोर्ड के अंदर की ओर है। और अंदर जब होता है तो उसे क्या लगाते हैं भैया? अंदर जब कोई चीज आती है तो उसे लगाते हैं क्रॉस। तो ये क्या है? क्रॉस। जब बाहर होता है कोई चीज परपेंडिकुलर प्लेन से बाहर आती है तो डॉट, और परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर जाती है तो क्रॉस। जब लंबवत सतह के अंदर जाती है तो क्रॉस और लंबवत सतह से बाहर आती है तो डॉट। तो डायरेक्शन क्या है? क्रॉस है, मतलब परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P वेक्टर क्या था भैया? मेरा P वेक्टर ये था कि नहीं था? मुझे बता दीजिए E वेक्टर ये था कि नहीं था? तो P से किधर आएंगे? E पर। इसमें क्या था? I से किधर जा रहे थे? J पर। I पहले J बाद में, तो I से J। यहाँ कौन है? P पहले है, I E बाद में है, तो P से E। तो थंब किधर है? अंदर। इसमें थंब किधर था? बाहर था। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? चीजें यहाँ तक समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया कि टॉर्क की वैल्यू क्या है? टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर या फिर PE sin थीटा। बहुत अच्छा। अगर इसकी यूनिट की बात करें, अगर इसकी यूनिट की बात करें, कोई कहे कि सर हमें इसकी यूनिट बताओ, तो भाई यूनिट सुनना अच्छे से। भाई मेरी बात सुनो, टॉर्क है और क्या है? टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन इनटू क्या होगा? मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन इनटू मीटर। बहुत अच्छा। और डायमेंशन किसके बराबर होगी? वर्ग के बराबर होगी, m/1 l/2 t/-2। ये हमारा आ गया पूरा सिस्टम। बोलो क्लियर? चीजें समझ में आई? आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब कुछ कंडीशंस हैं इसकी, कुछ क्या है? कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं, उन कंडीशंस को हम समझते हैं कि क्या कहानी है पूरी टॉर्क की। देखिए, तो अब आगे की अगर हम बात करें इसकी कंडीशन, इसकी सिचुएशंस की बात करें तो देखिए क्या सिचुएशन हो सकती है इसकी, अच्छे से हम समझेंगे। पूरी कहानी आपको समझ में आने वाली है। देखिए मान लो पहली सिचुएशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा आप लोगों को कि केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। क्या सोचो कि इफ थीटा इक्वल टू 0 यानी एंगल कितना हो? 0। कब पॉसिबल है? तब पॉसिबल जब P वेक्टर पैरेलल हो जाए किसके? E वेक्टर। पैरेलल हो जाए E वेक्टर के, दोनों सेम डायरेक्शन हो जाए। मतलब ये कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरा डाइपोल ऐसे रखा है, ये -q और ये मेरा +q, तो P वेक्टर किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर होता है कि नहीं होता है? तो दोनों सेम डायरेक्शन में।
तो मुझे बताइए इस क्यू माइनस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा, और प्लस क्यू का किधर लगेगा, इधर लगेगा, वो लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा सर। तो इस सिचुएशन में मुझे बताइए टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा पीई साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए टॉर्क कितना होगा, जीरो। इसे कहते हैं, इस सिचुएशन को कहते हैं स्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन, इसे कहते हैं स्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन। स्थायी संतुलन की अवस्था, इसे कहते हैं स्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन, स्थायी संतुलन की अवस्था। ठीक है भाई, इसे कहते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था, स्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन। क्यों कहते हैं, जनरली आपको हर किताब में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि स्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका रीजन नहीं पता। अब देखिए क्यों कहते हैं, मैं समझाता हूं कि मान लो ये मेरा माइनस क्यू था और ये मेरा प्लस क्यू था, ठीक है, यही था सिचुएशन। माइनस क्यू पर फोर्स इधर लग रही थी कितनी, क्यों, प्लस क्यू पर फोर्स लग रहा था इधर कितना, क्यों लगा था। सोचो मैं इसको थोड़ा सा मूव करा देता हूं, हल्का सा, मैंने इसको इस तरह से मूव करा दिया, मेरा प्लस क्यू यहां गया, मेरा माइनस क्यू यहां गया। अब इस पर फोर्स कितना लगा, इधर, और इस पर फोर्स कितना लगा, इधर। अब मुझे बताइए कि अगर मेरा ये डस्टर ऐसे होता और इस डस्टर को मैं इधर से खींचता और इधर से खींचता ऐसे, तो ये सीधा हो जाता कि नहीं हो जाता, कि अपने आप वापस उसी पोजीशन पे आ जाता कि नहीं आ जाता वापस। अरे फोर्स इसको खींचेंगे तो वापस इसी जगह वापस प्लस क्यू यहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, और माइनस क्यू यहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क लगेगा, टॉर्क का काम क्या है, घुमाना, टॉर्क का काम क्या है, घुमाना। तो इसे घुमाकर वापस उसी माइनस क्यू यहाँ और प्लस क्यू यहाँ ले आएगा कि नहीं ले आएगा, ले आएगा। तो भाई इसका मतलब ये वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इस सिचुएशन को कहते हैं स्टेबल बैलेंसिंग। थोड़ा और अच्छे से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, समझो बैलेंसिंग की दो चीजें होती है, देखिए स्टेबल और अनस्टेबल बैलेंसिंग। आप समझिए, मान लो एक बॉल यहाँ रखी है, क्या रखी है, इस बॉल को मैंने थोड़ा सा मूव कर दिया, इधर मूव कर दूं तो इधर आ जाएगी, इधर मूव कर दूं तो इधर आ जाएगी, क्या वापस उसी जगह पहुंच पाएगी, नहीं। अब फिलहाल में बैलेंस में कि नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा मूव कर दूं तो क्या वापस बैलेंस हो सकेगी, नहीं, ये अनस्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन है। लेकिन अगर यही बॉल यहाँ होती और इसको मैं थोड़ा सा मूव, हल्का सा मूव इधर या हल्का सा मूव इस तरफ कर देता, तो थोड़ी देर बाद बॉल वापस हिल के वापस यही जगह आ जाती, नहीं आ जाती, वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाती, नहीं पहुंच जाती। इसको कहते हैं स्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। इसे बोलते हैं स्थायी संतुलन, इसे बोलते हैं स्थायी संतुलन। बोलो बात समझ आएगी। जब मूव करें, जब हिलाएं और वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाए तो भैया स्टेबल है, और नहीं पहुंचे तो अनस्टेबल है, स्थायी है और अस्थायी। बोलो क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हमारी पहली बात स्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनस्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन को पढ़ने वाले हैं। केस सेकंड पढ़ने वाले हैं, देखिए केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। थीटा 90 कब पॉसिबल है, जब p वेक्टर परपेंडिकुलर हो किसके, e वेक्टर के। मतलब ये हुआ कि अगर ये डाइपोल है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऐसे रखा है कि ये मेरा माइनस क्यू और ये मेरा प्लस क्यू, ये मेरा माइनस क्यू और ये मेरा प्लस क्यू, तो इनका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ऊपर होगा p वेक्टर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, और e वेक्टर किधर है, इधर है। तो यहाँ एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया कि बन गया। तो मुझे बताइए टो बराबर कितना आएगा, PE sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या होती है, 1। तो टॉर्क कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, और कितना लगेगा, PE। अधिकतम आघूर्ण होगा, अधिकतम बलाघूर्ण होगा, और कितना होगा, PE होगा। कितना होगा, PE। अगली बात करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केस थर्ड की। केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड कहता है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसा, 180 डिग्री कब पॉसिबल है, जब p वेक्टर हो माइनस e वेक्टर के, मतलब p वेक्टर और e वेक्टर दोनों अपोजिट हो, दोनों क्या हो, अपोजिट हो। मतलब ये कि मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मेरा प्लस क्यू है और ये मेरा क्या है, माइनस क्यू है। तो अब डाइपोल मोमेंट किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर, यानी कि p वेक्टर इधर होगा और e वेक्टर इधर होगा। तो इस सिचुएशन में टॉर्क कितना होगा, भाई निकालते हैं टॉर्क कितना होगा। इस सिचुएशन में टॉर्क को देखिए, टो बराबर
पीई साइन 180 डिग्री, पीई साइन 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, आप घबराएं नहीं। तो टॉर्क तो यहां भी 0 होगा, लेकिन इसे कहते हैं अनस्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन। इसे क्या कहते हैं? अनस्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन, अस्थायी संतुलन की अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था। समझाओ सर, समझ में नहीं आया भाई? समझा रहे? इसे अस्थायी क्यों, उसे स्थायी क्यों? देखो, मान लो ये मेरा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड था, डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो मुझे बताइए प्लस क्यू पर मैंने कहा प्लस पर फोर्स कितना लगेगा? अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस तरफ ही लगेगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब क्यू ये फोर्स होगा। और इस पर कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगेगा, माइनस क्यू। अब सोचो कि मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मूव कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया? मूव कर दिया। और मैंने इस यहाँ पे जो डाइपोल रखा था इसको हल्का सा मूव करके ऐसे कर दिया। अब ये मेरा माइनस क्यू हो गया, यहाँ पे मेरा क्या हो गया? प्लस क्यू। तो मुझे बताइए माइनस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा? इधर, और प्लस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा? इधर। अब इस सिचुएशन में क्या ये घूम जाएगा? बिल्कुल घूम जाएगा। अगर मैं इस मार्कर पे एक फोर्स इस तरफ लगाऊं, एक फोर्स इस तरफ लगाऊं, देखो अपने आप घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। और घूम करके वापस स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अभी फिलहाल में टॉर्क 0 था तो स्टेबल था, लेकिन थोड़ा सा मूव करते ही क्या वापस उसी पोजीशन पे पहुंचा? नहीं पहुंचा, पोजीशन बदल गया। मैंने क्या कहा था? अगर पोजीशन बदल लेता है तो अनस्टेबल है, और पोजीशन नहीं बदलता है तो स्टेबल है। तो ये क्या है? अनस्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन है, अस्थायी संतुलन की अवस्था है। चीजें मेरे हिसाब से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होंगी, कोई कष्ट वाली बात नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल हमारा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फोर्स। क्या पढ़ने वाले भैया? अब हम पढ़ने वाले वर्क ऑन डाइपोल। क्या पढ़ने वाले? वर्क ऑन डाइपोल। डाइपोल पर वर्क, द्विध्रुव पर कार्य कितना होगा? सिंपल पढ़ेंगे। इसको घुमाने में कार्य, मतलब अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो उस पर कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, आराम से समझ पाएंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी सारी कहानी। समझिए, मान लो कि ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मानने में क्या जाता है? लगा तुम्हारा कुछ? थोड़ा बड़ा बना देते हैं ना, अच्छे दिख जाएगा तुमको, थोड़ी सी बढ़िया दिखेगी। मान लो कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत अच्छे से दिख जाएगा तो सब कुछ साफ साफ। मान लो कि मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है। ये क्या है? डाइपोल। ठीक है, जो डाइपोल यहां रखा हुआ है, ऐसे इस पोजीशन पे रखा हुआ है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। अब इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा डाइपोल यहां से घूम करके, मतलब ये मान लो ए पोजीशन थी और ये बी पोजीशन थी, और मेरा डाइपोल, मैं क्या चाहता हूं कि मेरा डाइपोल घूम करके और इस पोजीशन पे आ जाए। मेरा डाइपोल घूम करके इस पोजीशन पे आ जाए, क्यू और माइनस की यहां पर। बोलो क्लियर? मान लो पहले θ1 एंगल पे था, कितने पे था? θ1 पे। अब ये चाहता है कि घूमकर कितने पर आ जाए? θ2 पोजीशन पे आ जाए। बहुत अच्छी बात है सर, समझ आ रहा है यहाँ तक? ये फोर्स कितना होगा? QE, और यहाँ पर भी फोर्स कितना होगा? QE। ठीक है, घूम ऐसे रहा है,
किसकी वजह से घूम रहा है? टॉर्क की वजह से। तो वर्क निकाल दो। क्या निकाल दो? वर्क। बहुत सिंपल है सर, वर्क तो निकाल देंगे लेकिन कुछ परेशानियां हैं। क्या परेशानियां हैं सर? ऐसा है कि जो वर्क होता है ना, जो आपने मुझे बताया कि सर वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। यही होता है कि नहीं होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल और विस्थापन का निष्गुणन होता है Fx cos थीटा होता है। सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये F और X के बीच में एंगल होता है थीटा। तो सर समस्या ये है कि यहाँ पर जो घुमाने वाला फोर्स है ना सर, जो घुमाने वाला फोर्स है सर वो टॉर्क है, और इस टॉर्क की वैल्यू होती है Pe sin थीटा। सर जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे, मतलब आप थीटा 1 से और थीटा 2 तक जाओगे, तो घूमने पर एंगल चेंज होगा सर। क्या चेंज होगा? एंगल। सर थीटा वरी कर जाएगा, थीटा चेंज होगा, और सर जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। सर बिल्कुल चेंज हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर अगर साइन थीटा बदला तो टॉर्क भी बदलेगा, बिल्कुल सही बात है। और टॉर्क बदला तो सर वर्क भी बदल जाएगा। अब सर सब कुछ बदल रहा है, बदलते हुए वर्क को कैसे निकालें? चेंज हो रहा है यहाँ, तो बड़ी समस्या आ गई, कैसे निकाले? सर आपने एक दिन एक चीज पढ़ाई थी कि अगर कहीं भी वेरिएशन आ रही हो, चीजें चेंज हो रही हो, जो फंक्शन है उसमें चेंजमेंट आ रहा हो, वेरिएशन आ रही हो, तो आप टिनी पार्ट मान लें, आप अल्पांश मान लें, और ऐसा अल्पांश माने जिसकी वजह से चेंज आ रहा हो, जिसकी वजह से चेंज आ रहा हो। तो मुझे बताइए कि क्या चेंज हो रहा है? वर्क क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ चेंज हो रहा है टॉर्क। टॉर्क क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि थीटा। तो सबसे मेन जड़ कौन है? थीटा। कौन है? थीटा। सर अगर थीटा नहीं चेंज हो तो सर वर्क भी चेंज नहीं होगा, फोर्स भी चेंज नहीं होगा। तो सर टिनी पार्ट मान ले थीटा का ही, टिनी पार्ट किसका मान ले? थीटा का ही। और मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा टिनी पार्ट मान लिया भाई, यहाँ पे बहुत छोटा सा टिनी पार्ट मैंने इस जगह पे मान लिया, छोटा सा ही है। इसकी वैल्यू मैंने कहा कि मान लो ये छोटा सा टिनी पार्ट है डी थीटा। और अगर मैं इस डी थीटा के लिए वर्क निकाल लूंगा तो उसे इंटीग्रेट कर लूंगा सर, उसे क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, उसे समाकलन कर दो पूरे के लिए, थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, आपका टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात तुमने मुझे बताई, मुझे समझ में आ गई। तो सर वर्क फॉर टिनी पार्ट अगर हम करें, वर्क फॉर टिनी पार्ट डी थीटा, अल्पांश डी थीटा के लिए कार्य, अल्पांश डी थीटा के लिए कार्य। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अल्पांश डी थीटा के लिए आप कार्य निकालने वाले हो, मजा आ जाएंगे। सर अल्पांश डी थीटा के लिए कार्य बताओ कैसे निकालेंगे? भाई बहुत सिंपल है, अल्पांश डी थीटा यानी कि टिनी पार्ट डी थीटा के वर्क कैसे निकाले? भाई मैंने तुझे अभी बताया कि डीडब्ल्यू वर्क जो होगा वो होगा F इंटू डी थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे मैं कोस फाई लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। अभी भाई किस किस के बीच में है? ये F और डी थीटा के बीच है। अब कहोगे सर ये आपने नई बात बताई, किताबों में ऐसा कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा है F डी थीटा, हमने कहीं भी पढ़ा है, ये हमें समझ में नहीं आया। भाई मैं, आप कहोगे सर आप डेरिवेशन को जानबूझ के लंबा करते हैं। भाई मैं इसलिए लंबा करता हूँ ताकि आपको हर चीज का पार्ट पता चले, हर एक जानकारी हो जाए, आप कहीं भी मतलब कंफ्यूज नहीं हो। कंफ्यूज से मतलब कि आप बस रटे नहीं, आप चीजें समझे। मैं समझाना चाहता हूँ, रटाना नहीं चाहता। मैं पूरी बात बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। भाई मैंने तुझे 11th क्लास में पढ़ाया था कि थीटा वेक्टर क्वांटिटी है। थीटा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने तुझे पढ़ाया था कि भैया एंगल जो है वो वेक्टर है। और कैसे वेक्टर है? सर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी निकालनी आनी चाहिए। मैंने तुझे बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से और यहां ऐसे घूम रहा है तो आप थीटा कैसे निकालते थे? अंगूठे को यहां, थंब को कहां रखते थे? सेंटर पे, और उंगलियों को उधर कर लेते थे जिस तरफ से मोशन हो रहा है, जिस तरफ से चीजें घूम रही है, यानी कि ऐसे। तो थीटा किधर जा रहा है? अंदर। सर अंदर के लिए आता था क्रॉस, क्या आता था? क्रॉस। और अगर यहाँ ऐसे घूमता, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता तो क्या होता था? थीटा बाहर होता। थीटा किधर होता? बाहर। बाहर होता तो डोट आ जाता। बहुत बढ़िया सर, अभी समझ में आ गया कि सर थीटा वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर हमें एफ और डी थीटा, एफ कौन है यहाँ पर? टॉर्क है। एफ कौन है यहाँ पर? टॉर्क है। तो सर हमें टॉर्क के बीच में और डी थीटा के बीच में एंगल देखना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए टॉर्क की डायरेक्शन अभी मैंने बताई थी, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, किधर थी? अंदर।
किधर थी अंदर, और तुम भी किधर से किधर चल रहे हो, तुम θ1 से θ2, मतलब तुम भी किधर घूम रहे हो, तुम भी इधर घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो नहीं घूम रहे हो, अरे तुम भी ऐसे घूम रहे हो नहीं घूम रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में ज्ञात करो। इसके लिए भी तो यही लो लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है भाई। टॉर्क जो था टो वो p sin थीटा, वो भी क्या होता था p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। अभी तो बताया था p वेक्टर किधर होगा इधर, और e वेक्टर किधर है ये इधर, तो p वेक्टर से e वेक्टर किधर होगा, टॉर्क अंदर। अभी पढ़ाया था टॉर्क कहां होगा, प्लेन में अंदर, बोर्ड में अंदर की ओर होगा। और थीटा भी किधर आ रहा है, d थीटा भी किधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, क्योंकि हम θ1 से θ2 पर जा रहे हैं ऐसे, θ1 से θ2 पर, तो ये भी किधर होगा अंदर। दोनों अंदर है कि नहीं है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टो वेक्टर पैरेलल है किसके, d थीटा के, इसलिए फाई जो है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री। कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। अब हमें समझ में आ गया सर। देन तब ये हुआ कि dw इक्वल टू आ रहा है मेरा f को टो लिख देंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, f इंटू डी थीटा, क्योंकि cos फाई आया और cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 में लिख देता हूं यहाँ पे cos 0 डिग्री। तो dw इक्वल टू कितना आ गया, f डॉट डी थीटा। अब यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर देते हैं, f बराबर कितना होगा, f बराबर होगा, आप कहोगे सर f जो होगा वो तो टो होगा, कितना होगा टो, क्योंकि यहाँ कौन, देखिए समझिए, जब लीनियर वर्क होता है ना, लीनियर मतलब रेखीय कार्य होता है, तो dw होता है f इंटू dx, f इंटू कितना dx। लेकिन जब एंगुलर वर्क होता है ना, एंगुलर, तो क्या आता है टो इंटू डी थीटा। समझो अच्छे से, ये रेखीय बल है और ये कोणीय बल है। जब रेखीय कार्य हो तो f इंटू dx, और जब कोणीय कार्य हो तो कितना टो इंटू डी थीटा, टो इंटू कितना डी थीटा। यहाँ पर फोर्स का काम कौन कर रहा है, टॉर्क कर रहा है, और टॉर्क की वैल्यू कितनी है, हमने अभी निकाली थी PE sin थीटा, PE sin थीटा। भाई मैंने वैल्यू पुट कर दी, सो मेरे पास dw इक्वल टू आ गया PE sin थीटा, PE sin थीटा इनटू कितना डी थीटा। टोटल वर्क निकालूं भाई, क्या निकालूं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट dw को तो 0 से w तक, और इधर कितने कहां से कहां तक, कहां से चले थे θ1 से कहां पर जाना है θ2 पर, कितना आएगा PE sin थीटा इनटू कितना d थीटा, PE sin थीटा इनटू कितना d थीटा। यहां तक कोई परेशानी तो मुझे बता दीजिए। dw को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आया w, PE मैंने ले लिया बाहर, यहां पर आ रहा है θ1 से θ2 तक, किसका इंटीग्रेशन है, sin थीटा का d थीटा के रिस्पेक्ट में, sin थीटा का d थीटा के रिस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो मुझे बताइए कि sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए। देखिए आप लोगों को याद होगा कि sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cos थीटा, और माइनस cos थीटा का कितना होता था, कितना होता था माइनस cos थीटा का, भैया सॉरी cos थीटा कितना होता था, cos थीटा का होता था, सॉरी sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता था cos थीटा होता था माइनस sin थीटा। और यहाँ पर बात करें कि भैया अब अगर मैं बात करूं कि sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का cos थीटा, और cos थीटा का कितना होगा, sin थीटा होगा। बहुत बढ़िया, चलिए तो w इक्वल टू क्या होगा, PE बाहर है, sin थीटा का इंटीग्रेशन होगा हमारा PE तो बाहर, और माइनस cos थीटा, और यहाँ पर कितना θ1 से θ2 तक, क्यों, क्योंकि मेरे sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना था, माइनस का cos थीटा, माइनस को बाहर ले लिया तो w बराबर आ गया माइनस का PE और कितना भैया cos थीटा, लिमिट कितनी है θ1 से θ2 तक, तो w इक्वल टू कितना आ रहा है, w इक्वल टू आ रहा है माइनस का PE, एक बार अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो कितना cos θ2 माइनस cos θ1, w को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना, सॉरी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ रहा है PE cos θ1, क्योंकि माइनस चीज किसकी हो जाएगी, प्लस की, और प्लस की चीज किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये मेरे पास वर्क आ गया जब एक डाइपोल रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब एक द्विध्रुव घूमता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहाँ पर भी केस बनते हैं,
यहाँ पर भी क्या बनते हैं, केस बनते हैं। अब सोचो कि अगर डाइपोल ने कहां से स्टार्ट किया हो, बैलेंसिंग पोजीशन से रिवॉल्व करना स्टार्ट किया हो, मतलब अगर मैं कहूं कि θ1 बराबर कितना हो 0 डिग्री, मतलब बैलेंसिंग पोजीशन हो कैसी, स्टेबल, कैसी हो, स्टेबल बैलेंसिंग पोजीशन, स्टेबल यानी कि स्थायी संतुलन से स्टार्ट किया हो। कहां से किया हो, स्थायी संतुलन से। अगर स्थायी संतुलन से प्रारंभ किया हो तो क्या होगा, θ1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, PE cos 0 माइनस cos θ2, माइनस cos θ2, cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो माइनस cos θ2। अब यहां से अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट की, अगर मैं कहता हूं केस फर्स्ट, मैं क्या कहता हूं, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट मैं कहता हूं कि एक θ2 इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा भाई, θ2 90 हो तो कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वर्ग कितना आएगा, PE आएगा, कितना आएगा, PE। अगर मैं इसी तरह से केस सेकंड की बात करूं, अगर मैं इसी तरह से बात करूं कि केस सेकंड मैं कहूं कि भाई θ2 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तब क्या करोगे, तब होगा W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 इक्वल टू होता है माइनस का 1, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, मतलब कितना 2PE। तो इस तरह से हम कितनी भी केस क्रिएट कर सकते हैं, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, हम कोई भी एंगल रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चीजें यहां तक सिंपल है कि नहीं है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइंड द वर्क टू रिवॉल्व द डाइपोल in electric field from stable balancing to unstable balancing, ठीक है। यानी कि स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन तक कार्य ज्ञात करो, अस्थायी संतुलन तक कार्य ज्ञात करो। इस तरह से पूछ लेगा कि विद्युत द्विध्रुव को स्थायी से अस्थायी संतुलन तक घुमाए तो कार्य क्या होगा, स्टेबल से अनस्टेबल ओरिएंटेशन दे तो वर्क क्या होगा, तो क्या वर्क होगा, डायरेक्ट याद रखना है 2PE, कितना 2PE। मेरे जो टेस्ट होंगे उनमें आपको अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो W इक्वल टू कितना होगा 2PE। चीजें यहाँ तक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी के साथ। और उसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी, वैसे तो पोटेंशियल वाले चैप्टर का है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के साथ में यहीं पर ही रिवॉल्व करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। वैसे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर का पोर्शन है कि मैं यहीं पढ़ा देता हूं, क्योंकि डाइपोल में यहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो चैप्टर हमारा बुक के अकॉर्डिंग फिनिश हो चुका है आरबीएससी वालों का, लेकिन हम अभी टॉपिक पढ़ेंगे कल एक टॉपिक, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि आरबीएससी का जो नेक्स्ट चैप्टर रास्ता होगा से वही चैप्टर कौन सा, गोश लॉ, कौन सा भैया, गोश लॉ, वो हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट